सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज़ ये कि अनलेस स्पेशली स्टेन्ड नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप इंसैटी की लाइन है, यानी कि हम तब तक माइक्रोस्कोप के अंडर भी इसे नहीं देख सकते जब तक कि इसे किसी स्पेशली रंग से रंगा ना जाए। ठीक है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जब तक इसे किसी स्पेसिफिक डाई से या रंग से रंगा ना जाए तब तक ये माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। जो हर सेल में क्या होता है, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अलग होता है, वेरिएबल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये किस वजह से होता है? ये सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा होता है। और इसकी शेप की बात करूं अगर, तो ये सॉसेज शेप्ड का हो सकता है या फिर ये सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर की बारे में बात करूं तो जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है और इसका एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसके पास जो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? इट फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टे या सिंगुलर क्रिस्टा टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है? ये नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स यानी कि कई सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है टूवर्ड्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जानिब। और ये जो क्रिस्टी होती उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी या सिंगुलर क्रिस्टा। और ही जो क्रिस्टा होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये कई सारे इनफोल्डिंग्स को फॉर्म करती है जिसे हम क्रिस्टा बोलते हैं, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होती है। और ये जो क्रिस्टा होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और फिर उसके बाद ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं ये अपने ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही होती हैं। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट्स, दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट्स। से जो इनर कंपार्टमेंट्स होता है वो क्या होता है कि इट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट्स होता है ये एक मैट्रिक्स डेंस होमोजीनस सब्सटेंस से फिल होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद होती है और ये मैट्रिक्स क्या होती है? एक डेंस डेंस मतलब क्या? गजीन। अगर हम अपने लफ्ज़ों में बोलें तो डेंस मतलब गजीन, होमो मतलब एक जैसा, यानी कि बिल्कुल गजीन एक जैसा कोई सब्सटेंस होता है जो कि इनर कंपार्टमेंट्स में मौजूद होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। जो मैट्रिक्स होता है इट पॉजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, यानी कि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। दूसरा इसके पास फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि राइबोसोम भी होता है 70s, यानी 50 एंड 30s होता है। और चौथी चीज़ ये कि इसके पास कुछ ऐसे कंपार्टमेंट की भी ज़रूरत होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में हो गया। और अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस इसका क्या है? सबसे पहली चीज़ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन में मदद करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में बेसिकली ऑक्सीजन की मदद से होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े उसी को तो हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, अगर हम शॉर्ट में समझें। दूसरी चीज़ ये कि प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स वाई कॉल्ड एज हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और तीसरी चीज़ ये कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है।
और ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नीट एस्पिरेंट की। और इसके साथ साथ ये फिजन के ज़रिए भी क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, फिजन भी ये शो करता है। और इसी के साथ साथ ये जो दो मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर मेम्ब्रेन, ये जो दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनके पास अपना खुद का एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएट करता है, यानी कि उनके साथ मिल करके कहीं ना कहीं उनको मदद पहुंचा रहा होता है। ठीक है, और ये एंजाइम किसके पास होती है, दोनों मेम्ब्रेन के पास मौजूद होती है। सो इट वाज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये हमें तब तक माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता जब तक हम उसे प्रॉपर तरीके से क्या या किसी स्पेशली रंग से रंगे ना। दूसरी चीज की ये कि पर सेल इसका जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरिएबल हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका शेप जो है वो सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज की बात करूं तो 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ इसकी होती है 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर दूसरा आउटर। जो इनर होती है वो कई सारे इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसे क्रिस्टे बोलते हैं, और जो क्रिस्टे होती है वो क्या करती है, ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अब ये जो इनर आउटर मेम्ब्रेन होती है अपने ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में बांटती हैं। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट्स, दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें डेंस होमोजेनस सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी जो मैट्रिक्स होता है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इसके पास हो सकता है। इसी तरीके से आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। राइबोसोम इसके पास होता है 70s यानी कि 50 एंड 30s। और इसी के साथ साथ इसके पास कुछ ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। और फंक्शन की बात करूं, ये एरोबिक रिस्पायरेशन शो करता है। इसी तरीके से ये सेलुलर एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये फिजन के जरिए डिवाइड करता है। और इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं इसके पास भी अपना खुद का एंजाइम होता है जो कि एसोसिएट होता है किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शंस के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होती है, प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड। जो प्लास्टिड होती है ये तमाम पेड़ों में और इसी तरीके से यूग्लिनॉइड में पाई जाती है। जो आप क्लास 11th के 2 से चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा होते हैं उसको जब क्लासीफाई करेंगे तो तीसरी टॉपिक यूग्लिनॉइड की होती है। एग्जाम्पल उसका यूग्लिना हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या है, प्लास्टिड पाई जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, और ये बहुत ही आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं, जबकि ये आसानी के साथ नहीं दिखते। यहाँ पर तुम्हें रंगाई पुताई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये लार्ज होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जिस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और फिर अगर मैं प्लास्टिड के पिगमेंट के बारे में बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं पिगमेंट की बात करूं तो पिगमेंट 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट आ रही होती है उसको ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये क्लोरोप्लास्ट है। वाई, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड क्लोरोफिल। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, ये एक फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल और कुछ इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स को या तो येलो या तो ऑरेंज या तो रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर ये क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्लांट के पार्ट को अलग अलग तरीके का कलर प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये
पॉलिनेशन में भी मदद करता है। व्हाई इज इट? क्योंकि जो पॉलिनेटर होते हैं वो कलरफुल फूलों के जानिब, या अरे आप कह सकते हैं कि जो पत्तियां वगैरह अगर जितनी कलरफुल होंगी बेसिकली वहाँ की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो अब जब क्रोमोप्लास्ट ये पार्ट ऑफ द प्लांट को क्या करता है, अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, येलो ऑरेंज रेड, इट मीन्स कि जो पॉलिनेटर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो क्या होंगे, फूलों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जब अट्रैक्ट होंगे उस पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर जो पॉलन होगा वो चपकेगा और फिर वो कहीं और जा कर के बैठेंगे, तो इस तरीके से पॉलिनेशन होगा। तो इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में भी मदद करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है और इसकी शेप और साइज भी वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। और फिर उसके बाद अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलायोप्लास्ट और तीसरा होता है एलेरोप्लास्ट। अब जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे कि आपका हो गया आलू यानी कि पोटैटो। और फिर उसके बाद इलायोप्लास्ट ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स को, और फिर उसके बाद एलेरोप्लास्ट ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव अहेड। प्लास्टिड का अब अगला पॉइंट देखते हैं। वो अगला पॉइंट क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर मेजरली फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लीव्स के मेसोफिल में ज़्यादातर पाया जाता है। और इसी के साथ साथ ये लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्कॉइड आर इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। और इसका जो नंबर है ना ये भी वेरी कर रहा होता है पर सेल पे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ग्रीन अलगी, ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना इसके अंदर क्या होता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है एक मेसोफिल सेल में। और इसके साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन उसके पास होती है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में मत रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा इंसाटी। मैंने यूं ही सिर्फ रफली बनाया हुआ है समझने के लिए, और इसकी हर एक डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो हर एक डिफिनीशन इसकी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर के लिए आपको ये उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, ये तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देख लेना प्रॉपर तरीके से। जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ठीक है, इनर स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा जो कि इनफोल्डिंग होती है, तो ये देख लेना। बाकी यहाँ पर इसका एक प्रॉपर डायग्राम जो है वो ये देख लेना, क्योंकि भाई डायग्राम किसी का नहीं आता, सिर्फ इंसाटी का ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, डायग्राम देखना होगा तो इंसाटी खोल लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनम जो कि सिंगुलर होता है, ग्रेना ये हो गया, स्टोमा लेबली, थैलोकाइड, ये स्टोमा। चलो एक एक को हर एक को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टोमा, ये क्या होता है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो जितना स्पेस है, ये सब, ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन के जरिए स्पेस लिमिट किया गया है, इनक्लोज किया गया है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रोमा में ही मौजूद होता है। ये अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। थैलेकॉइड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होता है जो कि स्ट्रोमा में मौजूद होता है। जैसे कि देख सकते हैं इंसाटी में कुछ इस तरीके से दिया गया था, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया, आप इंसाटी में देख लेना। ये जो थैलेकॉइड है ये क्या होता है, एक
ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होता है जो कि स्टेमा में मौजूद होता है। कुछ इस तरीके से आपका थैलेकॉइड होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, क्लोरोफिल मौजूद होती है। ठीक है, थैलेकॉइड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होता है जो कि स्ट्रोमा में मौजूद होता है और उस थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है। और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेना या फिर ग्रेनम के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, व्हेन थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइस ऑफ कॉइन्स है। जब थैलेकॉइड क्या होती है, अरेंज होती है स्टैक्स में जैसे कि पाइस ऑफ कॉइन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना या फिर ग्रेनम। ग्रेना बेसिकली क्या होता है, ये प्लूरल होता है, ग्रेनम सिंगुलर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारे सिक्के हों, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हों, उसको मैं एक पे एक रखता जाऊं तो जो स्ट्रक्चर बन करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। और सिंगल जो मेरे पास कॉइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास बहुत ढेर सारे सिक्के हैं, कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, एक पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको मैं ग्रेना बोल दूंगा और इसको मैं क्या बोल दूंगा, ग्रेनम। ठीक है, ग्रेना और ग्रेनम। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली क्या करती है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विच कनेक्ट्स थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ये स्ट्रोमा लेमिली क्या होती है, इट इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती है जो क्या करती है, जो कनेक्ट करती है, विच कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करती है थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेना के थैलेकॉइड्स को। जो स्ट्रोमा लेमिली होती है वो क्या होती है, एक फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होती है जो ग्रेना, जो अलग अलग ग्रेना के थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एक ग्रेना है, ये ग्रेना है, इन दोनों को ये फ्लैट ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। यानी कि ये एक फ्लैट ट्यूब्यूल्स होती है जो अलग अलग ग्रेना को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रोमा लेमिनी बोलते हैं। ल्यूमन क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स इनक्लोजेस अ स्पेस, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो स्पेस को, थैलेकॉइड एक थैलेकॉइड की ऐसी मेम्ब्रेन जो स्पेस को इनक्लोज कर रही होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूमन। ये सब इंसाटी की लाइन है जो कि खूब घुमा घुमा के दिया है। अगर मैं इसको सिंपल लफ्ज़ों में बोलूं तो ल्यूमन उसे कहते हैं जो थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस होता है, उसे हम लोग ल्यूमन कहते हैं। ये मान लो थैलेकॉइड है, इसके अंदर का जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ल्यूमन बोल देंगे। और फिर उसके बाद ये जो स्ट्रोमा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स इंजाइम्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में। यानी कि जो स्ट्रोमा होता है ये क्या करता है, इसके अंदर कई सारी ऐसी इंजाइम होती हैं जो कि रिक्वायर होती है, ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को बनाने में। और इसी के साथ साथ ये जो होता है ये इट कंटेन्स एज वेल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसी के साथ साथ राइबोसोम जो कि 70S होता है। तो स्ट्रोमा क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेस होता है जो इनर मेम्ब्रेन के जरिए लिमिटेड होता है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कई सारी ऐसी एंजाइम होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद करती हैं, ज़रूरत पड़ती है उसकी। और इसी के साथ साथ इसके अंदर स्मॉल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है और साथ ही साथ इसके पास राइबोसोम भी मौजूद होता है जो कि 70S होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। इंसाटी की लाइन क्या कहती है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स present in the cytoplasm is collectively called as साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, फिलामेंटस मतलब होता है थ्रेड लाइक, धागा लाइक। ठीक है, यानी कि हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर थ्रेड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का
एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसे हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। और जो कि कंसिस्ट माने बना हुआ, जो कि बना हुआ होता है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और ये सब साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या होता है? इनका फंक्शंस बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट में प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी चलने में मदद करता है मोटिलिटी में, और तीसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। एक सेल की शेप जो होती है उससे मेंटेन बरकरार रखने में कौन मदद करता है? साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट में छोटी सी टॉपिक दी गई थी वो क्या था? माइक्रोबॉडीज, ठीक है। माइक्रोबॉडीज क्या होती है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती है। माइन्यूट मतलब छोटी, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में, और इसके पास अलग अलग कई सारे एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर पेरोक्सिसोम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो हमारे पास अभी कुछ और टॉपिक बची हुई हैं, जैसे कि सीलिया एंड फ्लैचेला, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। तो ये सिर्फ 3 टॉपिक बची हुई है। मुझे लगता है कि अगर उसको मैं ऐड करूँगा तो जो मेरी वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। सो गाइस, शुक्रिया।